गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। भारत में फुल लॉकडाउन की नहीं है जरूरत। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने कहा कोरोना रोकने के लिए मौजूदा उपाय काफी, बस रिस्क के हिसाब से लगाएं बैन। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के मामले बढ़ने के बावजूद फिलहाल फुल लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है। यह बात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने कही है। WHO के भारत में प्रतिनिधि रॉड्रिक एच ऑफ्रिन का कहना है कि भारत जैसे देश में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए फुल लॉकडाउन लगाने और ट्रेवल बैन करने जैसे कदम नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि महामारी से लड़ने के लिए रिस्क के हिसाब से बैन लगाने की स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। दोस्तों ऑफ्रिन ने इस बात पर जोर दिया कि जान और रोजगार दोनों ही बचाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत और दुनिया में पब्लिक हेल्थ एक्शन तय करने के लिए 4 सवालों के जवाब जानने चाहिए। वेरिएंट कितना संक्रामक है, उससे कितनी गंभीर बीमारी होती है, वैक्सीन और पिछले कोरोना इन्फेक्शन कितना प्रोटेक्शन दे रहे हैं, साथ ही आम लोग खतरे को कैसे देखते हैं और इसे रोकने के उपाय को कैसे फॉलो करते हैं। इन 4 सवालों के जवाब मिलने के बाद ही एक्शन प्लान तैयार किया जाए। इसके अलावा दोस्तों ऑफ्रिन ने बताया कि WHO पूरी तरह से ट्रेवल बैन लगाने या लोगों का मूवमेंट रोकने का सुझाव नहीं देता है। ऐसे बैन लगाने से फायदे से ज्यादा नुकसान होता है। भारत जैसे देश में जहां आबादी के बंटवारे में इतनी विविधता है, वहां महामारी से लड़ने के लिए रिस्क बेस्ड अप्रोच को फॉलो करना समझदारी लगती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव उम्मीदवारों को देना होगा डिजिटल कैंपेन पर खर्च का भी हिसाब। इलेक्शन कमीशन ने जोड़ा नया कॉलम। जी हां दोस्तों, निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव में डिजिटल प्रचार पर खर्च किए गए धन की जानकारी प्रस्तुत करने के लिए उम्मीदवारों के चुनावी खर्च वाले फंड में एक नया कॉलम जोड़ दिया है। उम्मीदवार पिछले चुनावों में भी डिजिटल प्रचार पर खर्च किए गए धन का उल्लेख करते थे, लेकिन यह पहली बार है कि इस तरह के खर्च के विवरण को दर्ज करने के लिए एक समर्पित कॉलम बनाया गया है। दोस्तों कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने के लिए निर्वाचन आयोग ने 22 जनवरी तक प्रत्यक्ष रैलियों और रोड शो और इस तरह की अन्य प्रचार कार्यक्रमों के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया है। चुनावी सभाओं पर प्रतिबंध के साथ पार्टियां मतदाताओं तक पहुंचने के लिए डिजिटल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर में पहली बार चुनाव के लिए रिटर्न के आरोप में बदलाव करके नया कॉलम बनाया गया। एक अधिकारी ने बताया कि पार्टियां और उम्मीदवार इस तरह के खर्च का खुलासा खुद करते थे, डिजिटल वैन जैसी चीजों पर खर्च का ब्यौरा देते थे, इस श्रेणी के तहत खर्च दिखाते थे। अब इस चुनाव में इस तरह के खर्च को दर्ज करने के लिए एक समर्पित कॉलम बना दिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बढ़ सकते हैं पेट्रोल डीजल के भाव, कच्चे तेल के दाम में लगी आग, 7 साल में सबसे ऊपर। जी हां दोस्तों, कई महीनों के बाद मामूली तौर पर नीचे आए पेट्रोल के भाव फिर से बढ़ सकते हैं। इसकी वजह है कच्चे तेल के दामों में लगी आग। ये अब 7 साल की ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, कच्चे तेल के अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेड क्रूड ऑयल की कीमत बढ़कर $87 प्रति बैरल यानी कि करीब 6,490 रुपए प्रति बैरल हो गई है। ये क्रूड ऑयल का पिछले 7 साल में सबसे ऊंचा स्तर है। क्रूड ऑयल में ये तेजी पिछले कुछ हफ्तों से लगातार देखी जा रही है। दोस्तों PTI की खबर के मुताबिक यमन के यहूदी विद्रोहियों के संयुक्त अरब अमीरात UAE के एक तेलीय कंपनी पर हमला करने के चलते आपूर्ति बाधित हुई। वहीं वैश्विक स्तर पर बढ़ते भू राजनीतिक तनाव से भी कच्चे तेल के दाम बढ़ाने में मदद की है। दोस्तों विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आ रही इस तेजी से घरेलू स्तर पर भी पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ सकते हैं। यदि कच्चे तेल के दाम $90 तक पहुंचते हैं तो घरेलू स्तर पर ईंधन के दाम प्रति लीटर 2 से 3 रुपए तक बढ़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, देश में भुखमरी से सिर्फ 1 की मौत, इस पर कैसे यकीन करें, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगे ताजा आंकड़े। जी हां दोस्तों, देश में भुखमरी और उससे होने वाली मौतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल जवाब किए और भुखमरी से निपटने के लिए एक नेशनल मॉडल स्कीम बनाने को कहा है। चीफ जस्टिस NV रमना की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार से पूछा कि आप कह रहे हैं कि देश में भुखमरी से सिर्फ 1 मौत हुई है, क्या इस बयान पर भरोसा किया जा सकता है? इससे पहले केंद्र ने 2015-16 में भुखमरी से होने वाली मौतों पर भरोसा जताया था। सर्वोच्च न्यायालय ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से कहा कि राज्य सरकारों ने भुखमरी से किसी की भी मौत का जिक्र नहीं किया। क्या इससे यह माना जा सकता है कि देश में भुखमरी से कोई मौत नहीं हुई? भारत सरकार हमें भुखमरी से होने वाली मौतों पर ताजा
जानकारियां दे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि अटॉर्नी जनरल से कहा है कि हमारा ध्यान इस बात पर है कि लोग भूख से पीड़ित न हो और भूखमरी से न मरें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी चुनाव लखनऊ में एक ही सीट पर टिकट पाने के लिए पति पत्नी में चल रही है होड़। जी हां दोस्तों, यूपी में असंतुष्ट नेताओं की नाराजगी से जूझ रही बीजेपी के सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई है, जिसका समाधान पार्टी को भी नहीं सूझ रहा है। दरअसल दोस्तों, लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा सीट पर पार्टी से जुड़े पति और पत्नी टिकट के लिए दावा कर रहे हैं। टिकट मांगने वालों में स्वाति सिंह प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री है, वहीं उनके पति दयाशंकर सिंह बीजेपी की राज्य इकाई में उपाध्यक्ष है। स्वाति सिंह लखनऊ की सरोजनी नगर से मौजूदा विधायक है और दूसरे कार्यकाल के लिए टिकट पाने की इच्छुक है। इस बारे में पूछने पर दयाशंकर सिंह ने कहा कि विवाद के कारण मुझे पिछली बार टिकट नहीं मिला था, लेकिन मेरी टीम ने स्वाति की जीत सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत की थी। इस बार मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, लेकिन यह पार्टी पर निर्भर है। दूसरी ओर पत्नी स्वाति सिंह ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। सूत्रों ने बताया कि पति पत्नी दोनों पार्टी में अलग अलग नेताओं के जरिए अपने टिकट की पैरवी करवा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के पास नाम लिखाएं, 300 यूनिट फ्री बिजली पाएं। आज से अभियान शुरू, अखिलेश यादव का हो गया ऐलान। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। दोस्तों, अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी एक अभियान चलाने जा रही है। जो घरेलू उपभोक्ता 300 यूनिट तक फ्री बिजली चाहते हैं वो अपना नाम रजिस्टर करवाएं। कल यानी कि बुधवार से सपा का ये अभियान शुरू होने जा रहा है। जो नाम बिजली के बिल पर लिखकर आता है वही नाम लिस्ट में लिखवाएं। समाजवादी पार्टी घर घर जाकर लोगों का नाम लिखेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि कुछ लोगों ने तो बिजली जलाई ही नहीं, फिर भी उनके घर पर बिजली का बिल आ गया। यूपी की सरकार ने कई महीने से बिजली का बिल नहीं भेजा है। चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जाएगा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों का नाम लिखेंगे। हम यूपी में खुशहाली के लिए काम करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी चुनाव में अखिलेश को मिला ममता बनर्जी का साथ। समाजवादी पार्टी के लिए लखनऊ और वाराणसी में करेगी वर्चुअल रैली। जी हां दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस ने यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान कर डाला है। टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आगामी 8 फरवरी को लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ वर्चुअल सभा करेगी। इसके बाद वह प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी ऑनलाइन प्रचार करेगी। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष किरणमय नंदा ने मंगलवार को ममता बनर्जी से उनके आवास पर मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने बताया कि टीएमसी ने साफ कहा है कि वह उत्तर प्रदेश में उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी, बल्कि सपा को समर्थन करेगी। किरणमय नंद ने कहा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है और बीजेपी को पराजित करना है। यूपी के लोगों ने निर्णय कर लिया है। यूपी से बीजेपी की सफाई होगी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि साल 2021 में टीएमसी की सफलता के बाद ममता बनर्जी केवल बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश की नेता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पंजाब में ईडी की कार्रवाई पर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का बयान। केंद्र सरकार दबाव बनाने की कर रही है कोशिश। जी हां दोस्तों, पंजाब में करीब 10 ठिकानों पर ईडी की तरफ से सोमवार को रेड की जा रही है। इसको लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके रिश्तेदारों को ईडी ने तंग किया था। अब पंजाब में भी ईडी का इस्तेमाल कर कांग्रेस पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, मुख्यमंत्री ने कहा कि जब पंजाब में चुनाव की घोषणा हो चुकी है तो इस तरह की रेड लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। केंद्र सरकार कितना भी दबाव बनाने की कोशिश कर ले, लेकिन पंजाबी भी किसी से दबने या डरने वाला नहीं है। हम हर चुनौती का डटकर मुकाबला करेंगे। अवैध रेत खनन मामले में परिवर्तन निर्देशालय की टीम लुधियाना, पंचकुला, माहौली सहित कुल 12 स्थानों पर छापेमारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक ईडी की यह कार्रवाई रेत माफिया कुरंदर दीप सहित कई अन्य आरोपियों के खिलाफ चल रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वेदर अलर्ट, दिल्ली एनसीआर में पहले ठंड ने किया परेशान। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने कहा अब होगी बारिश। जी हां दोस्तों, जाने क्या है मौसम समाचार, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है
आज के मौसम समाचार। दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में पहले लोगों को कड़ाके की ठंड और कोहरे ने बेहाल किया और अब मौसम विज्ञान विभाग ने भविष्यवाणी कर दी है कि 21 से 23 जनवरी के बीच दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके साथ ही तापमान में भी कमी आ सकती है, साथ ही कोहरा और गलन भी बढ़ने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले 6 से 7 दिनों तक बादल छाए रहने के आसार हैं, जिसके चलते धूप नहीं निकलेगी और गलन व ठंड बढ़ सकती है। दरअसल दोस्तों, दिल्ली एनसीआर 13 जनवरी से ही शीतलहर की चपेट में है। वहीं मंगलवार को अधिकतम तापमान 17 डिग्री के आसपास रहा और देर रात तापमान 6 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं आर्द्रता भी इस दौरान बढ़ने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में आज घना कोहरा रहने की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही इस दौरान गलन भी बढ़ेगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, गोल्ड की कीमत में गिरावट जारी, रिकॉर्ड स्तर से 8,000 रुपए सस्ता हो गया सोना। जी हां दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से मिल रहे कमजोर रुझान के बाद देश में भी सोने के रेट में कमी देखी जा रही है। राजधानी दिल्ली के सराफा बाजार में मंगलवार को सोना प्रति 10 ग्राम 23 रुपए टूटकर 47,814 रुपए पर पहुंच गया, जो कि रिकॉर्ड लेवल से करीब 8,000 रुपए कम है। इससे पहले कारोबारी सत्र में दोस्तों सोना 47,837 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। इसके अलावा दोस्तों, आज चांदी के भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। चांदी 61,835 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर बनी हुई है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, चांदी का रिकॉर्ड स्तर 76,004 रुपए है, यानी कि इससे फिलहाल यह 14,169 रुपए प्रति किलोग्राम सस्ती चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1,817 प्रति औंस, जबकि चांदी $22.94 प्रति औंस पर बनी हुई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ऐसी हो सकती है प्लेइंग 11। जानिए कैसे देखें लाइव मैच और कितने बजे से। जी हां दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज गंवाने के बाद भारत की कोशिश वनडे सीरीज में दमदार प्रदर्शन करने की है। चोटिल रोहित शर्मा की जगह कप्तानी कर रहे केएल राहुल के लिए यह सीरीज काफी चुनौतीपूर्ण होने वाली है। बतौर कप्तान आईपीएल में राहुल का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा। ऐसे में वह भारतीय वनडे फॉर्मेट में अपनी कप्तानी के दम पर टीम को सीरीज दिलाने का भरपूर प्रयास करेंगे। विराट कोहली 7 साल में पहली बार सिर्फ बल्लेबाज के तौर पर भारतीय टीम में बतौर बल्लेबाज के रूप में खेलते दिखाई देंगे। हालांकि टी20 के बाद वह वनडे कप्तानी नहीं छोड़ना चाहते थे और इस मसले पर उनकी बीसीसीआई के साथ झड़प भी मीडिया के सामने आई। अब दोस्तों, उन्होंने टेस्ट की कप्तानी भी छोड़ दी है। इस तरह से अब विराट कोहली 7 साल बाद भारतीय टीम में एक सामान्य खिलाड़ी बन गए हैं। वैसे दोस्तों, इस मैच की बात की जाए तो इस मैच को आप लाइव देख सकते हैं स्टार स्पोर्ट नेटवर्क्स पर। इसके अलावा दोस्तों, डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप के माध्यम से आप इसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी देख सकते हैं। वैसे दोस्तों, प्लेइंग 11 की बात की जाए तो इस मैच के लिए भारतीय टीम में केएल राहुल, शिखर धवन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर या फिर सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, वेंकटेश अय्यर, आर अश्विन, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, यजुवेंद्र चहल, मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर को शामिल किया गया है। दोस्तों, इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग आप 2 बजे से देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, शेयर बाजार 86 पॉइंट्स बढ़कर सेंसेक्स 61,308 पर बंद, मार्केट कैप 280 लाख करोड़ रुपए के पार। जी हां दोस्तों, हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार तेजी में रहा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई का सेंसेक्स 86 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 61,308 पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 52 अंक बढ़कर 18,308 पर बंद हुआ। लिस्टेड कंपनियों का मार्केट के पहली बार 280 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। दोस्तों, आज सेंसेक्स 4 अंक नीचे 61,219 पर खुला था। दिन में इसने 61,385 का ऊपरी और 61,107 का निचला स्तर बनाया। इसके 30 शेयर में से 11 स्टॉक गिरावट में, जबकि 19 बढ़त के साथ बंद हुए। गिरने वाले प्रमुख शेयर में HCL टेक का शेयर 5% सबसे ज्यादा गिरा। इसी तरह टाइटन टेक, महिंद्रा, विप्रो, एशियन पेंट, सन फार्मा, टाटा स्टील और एक्सिस बैंक भी गिरकर बंद हुए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की नई चाल, पैंगोंग झील में छुपके से दे रहा इस साजिश को अंजाम। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच जारी सैन्य तनाव में नया मोड़ आ गया है। सैटेलाइट इमेज से पता चला है कि पैंगोंग इलाके में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए चीन तेजी के साथ झील पर पुल बनाने में लगा है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन की चालबाजियों के खिलाफ भारत ने 29 अगस्त 2020 को पैंगोंग इलाके में बड़ा ऑपरेशन किया था। भारतीय सेना ने रातों रात ऑपरेशन कर पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे की पहाड़ियों को अपने कब्जे में ले लिया, जिससे चीन भौचक्का रह गया था। चूंकि उस वक्त चीन की सेना झील के उत्तरी किनारे पर
कमी थी, इसलिए वह चाहकर भी इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं कर सकी और भारत को सामरिक बढ़त मिल गई। अब अपनी इस कमजोरी को दूर करने के लिए चीन पैंगोंग झील पर पुल बना रहा है। इसके लिए उसने ऐसी जगह भी ढूंढ ली है जहां पर झील काफी सक्रिय है। दोस्तों, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ने उस क्षेत्र की सैटेलाइट इमेज जारी की है जिसमें पैंगोंग झील के दोनों किनारों को जोड़ने वाली एक पुल जैसी संरचना दिख रही है। सूत्रों के मुताबिक भारी बर्फबारी और खराब मौसम के बावजूद भी चीन इस पुल को पूरा करने में जुटा हुआ है। इस पुल की लंबाई 400 मीटर है। माना जा रहा है कि जल्द ही इस पुल का निर्माण पूरा हो जाएगा। इसके बनने से चीन को इलाके में सामरिक बढ़त मिल जाएगी और वह अपनी सेनाओं को जब चाहे उत्तर से दक्षिण छोर पर मूव कर सकेगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, दिल्ली में कोरोना मामलों में आई कमी, लेकिन नहीं थम रही है मौतें। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मामलों में थोड़ी कमी तो आई है। दिल्ली में 18 जनवरी को कोरोना के 11,684 नए मामले सामने आए। इस दौरान 38 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 जनवरी को 12,527 नए मामले सामने आए थे और 24 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि दोस्तों, संक्रमण दर में कल से 27.99% के मुकाबले आज कमी देखने को मिली। फिलहाल दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर 22.47% है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 52,002 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया, जबकि 17 जनवरी को महज 44,762 लोगों की टेस्टिंग की गई थी। दिल्ली में एक दिन में 17,516 लोग कोरोना से ठीक हुए। फिलहाल कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 78,112 है, जिसमें से 63,432 मरीज होम आइसोलेशन में है, यानी कि वह गंभीर मरीज नहीं है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। विराट कोहली के निशाने पर द्रविड़ गांगुली के रिकॉर्ड्स, 26 रन बनाते ही निकल जाएंगे आगे। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली सभी फॉर्मेट्स की कप्तानी से हटने के बाद पहली बार बतौर प्लेयर किसी इंटरनेशनल मैच में नजर आएंगे। वो पुरानी नाकामियों को भूलकर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में धमाल मचाने को तैयार हैं। दोस्तों, विराट कोहली अब नई एनर्जी के साथ भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज में धमाल मचाने को बेकरार हैं, क्योंकि उनके निशाने पर भारत के 2 दिग्गज क्रिकेटर्स का रिकॉर्ड होगा। दोस्तों, विराट कोहली आगामी वनडे सीरीज में अगर 91 रन बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो वो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे मुकाबलों में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे। 26 रन बनाते ही सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़ देंगे। दोस्तों, विराट कोहली दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 27 वनडे मुकाबलों में 1287 रन बना चुके हैं, जिनमें 4 शतक और 6 अर्धशतक शामिल हैं। विराट इस मामले में सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ को पछाड़ सकते हैं, जिन्होंने क्रमशः 1313 और 1309 रन बनाए हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों, बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सूर्य मंदिर देश के कौन से राज्य में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि सूर्य मंदिर भारत के कौन से राज्य में स्थित है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।